आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 पार्ट 4 शुरू हो रहा है। 3 पार्ट बन चुका है और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। पूरा को आप देखिए। ये चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हिंदी में है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। उसी को हम शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक है एक नवीन जीवन शैली। एक नवीन जीवन शैली, यही सब टॉपिक है। इसको मैं लिख देता हूं, एक नवीन जीवन शैली। जीवन शैली, यही सब टॉपिक है। एक नवीन जीवन शैली। आप अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक को ओपन कर लीजिए और हिंदी का जो बुक है उसमें यह पृष्ठ 16 में है, यानी कि पेज संख्या 16 में है और इंग्लिश में भी इसी आसपास में है। तो आप बुक को आप ओपन कर लीजिए। अगर बुक नहीं है तो आप नेट से भी आप उसे देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक शब्द आपको बोलूंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। आइए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, इसको मैं पढ़ता हूं फिर आपको समझा देता हूं कि एक नवीन जीवन शैली ये क्या है। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने और जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी पौधे को अगर हम बीज को बोते हैं तो अब देखते हैं कि बीज को तैयार होने में एक लंबा वक्त लग जाता है और उस समय तक उस बीज से जो पौधा निकल के आता है उस पौधों को कई खतरों से बचाना होता है और उसे संभाल कर रखना पड़ता है, ठीक है ना। और उस पौधे को आप जैसे उसमें खरपतवार लग जाते हैं जो नुकसान करते हैं, साथ ही साथ उस पौधे को सिंचाई करना होता है। जानवर और चिड़िया भी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर जो अनाज की कटाई हो जाती है तो फिर उस अनाज को घर पर लाकर और उसे सुरक्षित जगह पर उसका भंडारण करना होता है, यानी संभाल कर रखना पड़ता है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब भंडारण जो है, जो अनाज को सुरक्षित एक जगह पर रखने की जो बात क्यों आई, क्योंकि अनाज को भोजन के रूप में आपको लंबे समय तक उसको उपयोग करना है जब तक दूसरा फसल का अनाज ना आ जाए। साथ ही साथ उस अनाज के बीज भी आपको बचा कर रखना है, तभी तो दोबारा आप फिर उसको आप बुआई में आप फिर उसको काम ला सकते हैं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरिया बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। अनाजों के भंडारण के लिए लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसे भाड़ वगैरह कहा जाता है, और टोकरिया बुनी, उन्होंने टोकरी बना लिए या फिर जमीन में ही गड्ढा खोदकर और सुरक्षित उस अनाज को वहीं पर रख दिए। इसी को भंडारण कहा जाता है। और इस सब से क्या हुआ कि उन लोगों को बहुत समय तक अनाज को रखने में मदद मिली। अब आइए दूसरा जो इसका सब टॉपिक है वह है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो मैं इसको भी लिख देता हूं। देखिए, जानवर जानवर मतलब एनिमल, चलते फिरते खाद्य भंडार। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो जानवर होते हैं वह चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसी को हम समझते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है,
साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। तो जानवर जो है वह या तो बच्चे देते हैं, जिससे जानवर की या मवेशी की संख्या बढ़ती है, साथ ही साथ जानवरों से दूध भी मिलता है, और जो भोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत है और सबसे अच्छा वो कैलोरी युक्त भोजन माना जाता है दूध। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, जानवर से हमें मांस भी मिलता है, उसको भी लोग भोजन में प्रयोग मिलाते हैं। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। बिल्कुल सही बात है कि जो पशुपालन है वो भोजन भंडारण का एक तरीका है। जैसे अनाज को भंडारण करने के लिए आपने विभिन्न तरीका अपनाया, टोकरी बनाया, और जो पशु है वो तो खुद ही भोजन का एक तरह से, उसमें भोजन का ही वो पर्याय है, क्योंकि पशु का दूध भी आप अपने उपयोग में लाते हैं और पशु का मीट भी, मांस भी उपयोग में लाते हैं, तो भोजन का है। तो एक तरीके से जो पशु है वो आपका चलता फिरता खाद्य भंडार है। तो यही आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ये तीसरा सब टॉपिक है, इसको भी मैं लिख देता हूं। देखिए, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में, जो सब टॉपिक मैं लिख दिया करता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और पशुपालकों के बारे में पता करें। ये एक सब टॉपिक है कि हम लोग जो शुरू के जो कृषक होते थे, अर्ली जो पीजेंट है, अर्ली जो फार्मर्स हैं, और जो पशुपालक हैं, जो कैटल मैन हैं, ठीक है ना, जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, मानचित्र 2 के पृष्ठ संख्या 12 पर देखो, यही लिखा है, मानचित्र मतलब मैप 2 है इस बुक के पेज संख्या 12 पर। ये देखिए, ये मैप दिया गया है, बार बार ये मैप आ रहा है, तो इस मैप में भी आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये मैप है, तो ये मैप आपको पेज संख्या 12 में मैप दिया गया है। तो बुक है तो इसको देखिए यहाँ पर, और नहीं तो मैं यहाँ से आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ ये देख लीजिए कि कह रहा है कि क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो ये जो मैप है, इस मैप में नीले रंग का एक स्क्वायर, चौकोर दिखाया गया है, और उस चौकोर में हम ये पाते हैं कि जो उपमहाद्वीप, देखिए उपमहाद्वीप पे यहाँ पर है, तो जो इसका पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, देखिए यही पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। ये क्या क्षेत्र है? पश्चिमोत्तर क्षेत्र हो गया। या जो आधुनिक कश्मीर है, देखिए आधुनिक कश्मीर है, देखिए ये श्रीनगर है, ये आधुनिक कश्मीर है। या फिर ये जो कह रहा है कि पूर्वी तथा दक्षिण भारत, देखिए ये पूर्वी भारत हो गया, ये पूर्वी भारत है, और ये दक्षिण भारत है। तो इन सब जगहों पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्वविद हैं, उनको आरंभिक जो किसान हैं और आरंभिक जो पशुपालक हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर चर्चा की गई। अब देखिए, हम मैप पर आ जाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैप में क्या है? कश्मीर के पास ही ये देखिए श्रीनगर है। आपको मैं बताया कि देखिए, मैं यहाँ पर ले गया हूं, यही श्रीनगर है, और श्रीनगर के पास ही एक जगह है। श्रीनगर आपको पता है कि ये कश्मीर की राजधानी है। सो श्रीनगर के पास ही एक जगह है बुर्ज होम, इसमें आगे बुक में चर्चा भी है। ये बुर्ज होम जो है, यह यहाँ पर भी आरंभिक किसान, यानी अर्लियर जो पीजेंट्स हैं या फार्मर्स हैं, और जो कैटलमैन हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, पशुपालक के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। साथ ही साथ देखिए, ये जो अभी पाकिस्तान का बलूचिस्तान के पास, बुलंद दर्रे के पास एक जगह है मेहरगढ़, तो देखिए ये करीब करीब ये जगह क्षेत्र आ रहा है। तो ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ देखिए यही है। तो ये
पाकिस्तान में भी है। तो मेहरगढ़ में भी इस तरह के साक्ष्य मिले हैं, यानी आरंभिक किसान और आरंभिक पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है उसे पहले इलाहाबाद के नाम से हम जानते थे, तो वहां पर दो जगह है, एक है कोलडिहवा और एक है महागढ़ा। कोलडिहवा और महागढ़ा में भी ये चीज मिला हुआ है। तो ये देखिए यही आपका इलाहाबाद है, देखिए इलाहाबाद यह है, देखिए मैं नक्शा पर दिखा रहा हूं, देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का ये प्रयागराज या इलाहाबाद है। तो यहाँ पर भी कोलडिहवा और महागढ़ा साइट्स मिले हैं। ये पुरातात्विक स्थल है, पुरा स्थल है जिसको आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। यहाँ पर भी आरंभिक किसान और आरंभिक जो पशुपालक हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं। फिर यहाँ पर आ जाइए, ये देख लीजिए, ये चिराद है, ये बिहार में है, छपरा के पास है, छपरा से 11 किलोमीटर। यहाँ पर भी आरंभिक किसान और आरंभिक पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये देख लीजिए, ये असम देख रहे हैं, ये असम का क्षेत्र है, देखिए ये असम है। असम में यही आसपास में देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिला है दाऊजली हेडिंग, दाऊजली हेडिंग है, यहाँ पर भी आरंभिक किसान और आरंभिक पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं। और इसी के साथ देखिए कर्नाटक, आप आ जाइए कर्नाटक को ढूंढिए इस मैप में, तो ये आप देखिए कर्नाटक यही है, देखिए ये बेंगलुरु है, वहां की राजधानी है। और यहीं पर आपका एक साइट से, देखिए यहाँ पर कर्नाटक में साइट से, ये हलूर साइट है, यहाँ पर भी मिला हुआ है इस तरह का साक्ष्य, यानी कि अर्लियल जो फार्मर्स हैं और अर्लियल जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए एक जगह यहाँ पर पय्यम पड़ी, यहाँ पर भी इस तरह का साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ इस मैप में ये साक्ष्य दिया गया है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उस समय के प्रारंभिक किसान थे और प्रारंभिक पशुपालक थे, उनका जीवन कैसा होता था। अब आइए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। अब ये प्रश्न है कि इस जगह पर तो ये आरंभिक किसान का साक्ष्य मिल गया और आरंभिक जो पशुपालक है उनके भी साक्ष्य मिल गए, लेकिन क्या ये उनकी बस्तियां थी? इसको कंफर्म करने के लिए जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो बिल्कुल वैज्ञानिक विधियों का, साइंटिफिक मेथड का उपयोग करते हैं ये जांचने के लिए, और उसका पूरा कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं। और उससे वो पता करते हैं कि यहाँ पर जो पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने मिले हैं, उनका वो बहुत ही सूक्ष्म माइन्यूट स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने का अवशेष हैं। इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला है वह जला हुआ दाने मिले हैं, जले हुए दाने के अवशेष यानी कि रिमेन्स मिले हैं, इनमें से ये मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। ये जो जले हुए अनाज के दाने हैं या तो गलती से जल गए होंगे या जानबूझकर भी जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। अभी अनाज के जो दाने मिल गए तो उन अनाज के दानों से वो पहचाना जा सकता है कि किस चीज का अनाज है, ठीक है। साथ ही साथ इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो अब अनाज जो जला हुआ है तो पता, उस अनाज से ये पता लगाया जा सकता है कि अनाज किस चीज का है। वो अनाज चना का है, वो अनाज गेहूं का है, मटर का है, ये पता चल जाता है। साथ ही साथ हड्डियों के भी पता लग जाता है कि किस तरह के जानवर के हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय वहां पर किस तरह की फसलें उगाई जाती थी और किस तरह के जानवर पाए जाते थे। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अब आइए नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वह है अस्थाई जीवन की ओर। अस्थाई जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी कुछ इसके हैं। अस्थाई जीवन की ओर, अस्थाई जीवन की ओर। अस्थाई जीवन, ये सेटल लाइफ की बात हो रही है कि कब मनुष्य का जो लाइफ है वो सेटल्ड हो रहा है, कब वह एक तरह से जो पहले घुमंतु रूप में था अब वो काम छोड़ के अब एक जगह पर वो अस्थाई रहने लगा, तो उसका लाइफ सेटल्ड होने लगी। इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर
झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको झोपड़ी और घर के निशान मिले हैं कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स पर, जैसे कि बुर्ज होम जो कश्मीर में, बार बार मैं कहता हूं, देख लीजिए यही आपका बुर्ज होम है, समझ गए। ये देखिए बुर्ज होम है, ये कश्मीर में श्रीनगर के पास है। तो ये बुर्ज होम के पास क्या मिला है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बुर्ज होम है ये कश्मीर में है। यहाँ पर लोग जो हो जमीन के नीचे गड्ढा बनाते थे और इस गड्ढा को ही क्या बोला जाता था, गर्तवास। गर्तवास देख लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि गर्तवास क्या है। तो जो जमीन के नीचे जो घर बनते थे इसी को गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, जमीन के नीचे जो घर बनते थे उसको सीढ़ियां होती थी। आज भी बहुत जगह पर आप नए युग में भी अंडरग्राउंड मकान बन रहे हैं जमीन के नीचे। तो ये जमीन के नीचे बनते थे और उसको उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, कि ठंडे के मौसम में उन्हें राहत मिलती होगी, क्योंकि आज भी कश्मीर वगैरह ये ठंडा जगह है और हिमालय के नजदीक है। देखिए पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ये जो झोपड़ी बनाए जाते थे उसके अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने का यहाँ पर जगह मिला है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो इससे यही अनुमान लगाया जाता होगा कि आग लोग जो आग पर जो खाना पकाते थे वो मौसम के अनुसार बनाते थे, और अगर ठंडा का मौसम होता था तो घर के अंदर बनाते थे, और ठंडा नहीं रहता था तो घर के बाहर बनाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण कालीन उपकरणों से भिन्न हैं। कई स्थानों से पत्थर के औजार मिले हैं और कुछ ऐसे हैं जो पूरा पाषाण कालीन उपकरणों से भिन्न है। पूरा पाषाण जो मतलब पैलोलिथिक जो एज है उससे कुछ उपकरण भिन्न मिलते हैं, इसलिए इन्हें नौ पाषाण युग का माना गया है। मतलब इन जगहों पर कुछ औजार मिले हैं और कुछ औजार तो जो पैलोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण युगीन जो औजार होते थे उससे वो भिन्न है। इसलिए जो इतिहासविद हैं या आर्कोलॉजिस्ट हैं तो उसको ये नौ पाषाण युग जो नियोलिथिक एज है उस समय का उसको मानते हैं। इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। मतलब इसलिए कि जो धार होता है, देखिए जिससे वो कटता है, जो एज कहते हैं, तो जो भी आपका हथियार के जो ये धार है इसको और पैना और तेज करने के लिए इस पर लोग क्या करते थे, पॉलिश चढ़ाते थे। तो ये काम तो नौ पाषाण युग में ही हुआ है, न्योलिथिक एज में ही ऐसा काम शुरू हुआ था। इसलिए लोग मानते हैं कि समझो उस समय का ही हथियार है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। उस समय ओखल और मूसल, ठीक है ना, ओखल भी होता है और मूसल, ओखल होता है उसमें मूसल से ऐसे देखिए अनाज को पीसा जाता है, कुटाई किया जाता है। तो ओखल और मूसल का भी हमें साक्ष्य मिले हैं और लगता था कि जो उस समय के वनस्पति या अनाज होते थे उसमें लोग उसको कूटते थे, ठीक है ना, मतलब कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर देते थे। अब देखिए इसके बाद देख लीजिए, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ओखल और मूसल जो है हजारों साल पहले आज भी हम भारत में हो रहा है, और अब तो उसका थोड़ा छोटा रूप भी आ गया है। हर किचन में आप देखिएगा कि छोटा सा लोग लोहे का बनाया लाते हैं, वो भी तो उसी का रूप है। उस पर आजकल लोग चाय भी बनाते हैं, तो जो जिंजर है, अदरक को उसी में कूट कर और डाल देते हैं। तो ये प्रचलन जो है कि जो जड़ी बूटी है या वनस्पति है उसको पीसने या कूटने का जो काम होता था ये बहुत पहले से चला आ रहा है, आज भी ये कंटिन्यू है। इसी के साथ देखिए उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। और इसी तरह से जो प्राचीन जो प्रस्तर युगीन यानी स्टोन एज के जो औजार होते थे उसका निर्माण लगातार कंटिन्यूअस होता रहा है। ऐसा नहीं कि अब उसका निर्माण अभी रुका है, उसका होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे और कुछ औजार जो है हड्डी से बनाए जाते थे। देखिए उस समय के कुछ औजार दिए गए हैं,
नौ पाषाण युग के कुछ उपकरण देखिए इस बुक में दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देख रहे हैं, ये पत्थर के हैं, देखिए इस तरह के ये उपकरण है, उस समय के हैं, औजार हैं, उस समय के टूल हैं। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। नौ पाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये जो नौ पाषाण युग के जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, न्योलिथिक एज के जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो कई तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलग अलंकरण भी किया जाता था। मिट्टी के बर्तन देखिए, ये मिट्टी का बर्तन मिला है, ये मिट्टी का बर्तन नहीं, आप मिट्टी का बर्तन समझ सकते हैं ना। देखिए आप इसको बनाना चाहे तो मैं हल्का बनाता हूं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन समझने के लिए देख लीजिए। कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन मिलते थे, ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन, ये समझ रहे हैं ना। तो ये मिट्टी के बर्तन ये मिलते हैं, और कुछ बर्तनों पर तो ये क्या है कि उस पर कुछ अलंकरण भी किया गया, उसको कई तरह के डिजाइन भी बनाए गए मिलते हैं। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। शुरू में तो इस तरह के जो बर्तन थे उसमें सामानों को, वस्तुओं को रखा जाता था, लेकिन बाद में लोग इसमें खाना भी बनाने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। तो उस समय जो चावल है, गेहूं है, देख रहे हैं, ये चावल हो गया, गेहूं हो गया, दलहन जिसे दाल होता है, दलहन, दलहन, तो इस तरह के अनाज जो थे अब स्टेपल फूड हो गए थे, लोगों के खाने का ये महत्वपूर्ण अंग बन चुके थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, अब लोग कपड़ा का बुनाई भी करने लगे थे, और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो जो कपड़े लोग पहनने लगे तभी कपास की बात आई। कपास मतलब क्या है, ये कॉटन की बात हो रही है, तो कपास, ठीक है, कपास यही कॉटन है। तो कॉटन जैसे पौधों की उगाने की जरूरत पड़ी, तो इसलिए यहाँ पर बात, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क किया कि उनको रुचि क्यों आई, तो कपड़े के लिए। साथ ही साथ क्योंकि ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब एक बात है कि ये जरूरी नहीं कि ये जो खेती का काम है और अस्थाई जीवन है ये पूरे उपमहाद्वीप में शुरू हो गया, नहीं, ये जगह जगह पर आप बहुत जगह, इसी में बहुत जगह लोग अभी भी पुराना जो एक तरीके से ये खेत और खाद्य संग्रह का काम था वो लोग कर रहे थे, और बहुत जगह लोग आपको अस्थाई जीवन की तरफ भी आ रहे थे, अस्थाई जीवन की तरफ भी बढ़ रहे थे, और बहुत जगह लोग मौसम के आधार पर बदल बदल के काम करते थे। तो ये है, तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये चैप्टर समाप्ति पर है, बस थोड़ी सी और अपनी आप रुचि को बनाए रखिए। और इसको मैं लास्ट में एक जो मेहरगढ़ साइट है और मेहरगढ़ के बारे में कुछ चर्चा की गई है, उसका सूक्ष्म अध्ययन है, तो उसको मैं बता रहा हूँ। चैप्टर तो एक तरह से ये समाप्त है, लेकिन मेहरगढ़ कहाँ है, तो इस एनसीईआरटी में देखिए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। आइए थोड़ा सा मेहरगढ़, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, थोड़ा दर्शन की तरफ हम लोग आए, जीवन की मृत्यु, क्योंकि ये दोनों सच्चाई है भैया, जीवन और मृत्यु ये तो सच्चाई है ना। जब आप जन्म लिए, कोई भी जन्म लेता है तो उसी समय उसका रिटर्निंग टिकट भी कंफर्म हो जाता है और उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो आइए जीवन और मृत्यु की चर्चा करते हैं, और स्पेशली एक साइट लिया गया है मेहरगढ़ और उसको ये बताया गया है। तो मेहरगढ़ एक साइट है और यहाँ पर जीवन और मृत्यु की बात हो रही है। और देखिए ये भी आपको सबसे पहले तो बता रहा है कि मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 यानी मैप 2 और पेज 12 में मेहरगढ़ को ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। तो यही मेहरगढ़ है जो मैं बता रहा हूं कि बलूचिस्तान के पास है। यहाँ पर देखिए आसपास में मेहरगढ़ है, ठीक है। और ये ईरान जाने के लिए उनके बुलंद दर्रे के पास था।
वर्तमान में पाकिस्तान है, और यहाँ पर ये मेहरगढ़ एक समतल स्थान है। ठीक है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो ये बहुत ही बात है कि मेहरगढ़ जो है, ये जो इलाका है, इस इलाके की बात कर रहे हैं, इस इलाके में यहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले, ये देखिए, जौ प्लस गेहूं उगाना शुरू किया और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया। और देख लीजिए कि ये भेड़ बकरी, भेड़ को समझते हैं ना, सीप को कहते हैं, बकरी गोट को कहते हैं, जौ जो है बार्ली है और गेहूं जो है व्हीट है। तो ये सब ये लोग पालना शुरू किए हैं सबसे पहले इस इलाके में। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह के जानवरों की क्या मिली हैं? हड्डियां मिली हैं। और हड्डियां में भेड़ बकरी की हड्डियां मिली हैं और सुअर की हड्डियां मिली हैं। तो ये सब मिला है मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। देखिए, ये दिखाया भी है कि ये आयताकार घर है, जो घर बनते थे वो आयताकार बनते थे। देखिए, ये आयत आप तो समझते हैं ना, आयत को ही हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। देखिए, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये आयताकार इस तरह के, ठीक है, घर आपको मिले हुए हैं और ऐसे घर बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसे घर, मान लीजिए घर बन गए, आप मान लीजिए आप बनाते रहिए। अब हम तो कोई आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की बात कर नहीं रहे हैं। तो एक तरह से आयताकार घर मिले हुए हैं ये मेहरगढ़ में। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मेहरगढ़ में किस तरह के घरों के जनरली मिला हुआ है आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, सर्कुलर है, ठीक है ना, या कोन जैसा है, या स्क्वायर है, तो आप बताइएगा कि नहीं रेक्टेंगल है, आयताकार है। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम होते थे। जो घर हैं उसमें, इसमें तो देखिए मैं 4 बनाया है, लेकिन प्रत्येक घर में 4 हैं या उससे भी ज्यादा कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं, और उसमें कुछ में भंडारण का भी काम होता था। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। तो मृत्यु के बाद यह एक साक्ष्य मिला है, आज भी किसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उसके प्रति क्या करते हैं? रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान जगाते हैं और श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध मतलब श्रद्धा शब्द से हुआ है। श्रद्धा यानी फेथ, और फेथ जब आएगा तो रेस्पेक्ट आ जाएगा। तो ये करते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। लोगों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। जनरली भारतीय संस्कृति में ये जो पुनर्जन्म है, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यहाँ तक कि जो बौद्ध धर्म है, तो गौतम बुद्ध जो हैं वो क्या करते हैं? आत्मा को तो नहीं मानते हैं, लेकिन वो रिबर्थ को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। तो प्राय जितनी भी ये हमारे धर्म है, संप्रदाय है, संस्कृति है, वो पुनर्जन्म को मानती है कि रिबर्थ होता है। ठीक है, तो प्राय अधिकांश लोग उसमें मानते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों का आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि मृतक के साथ चूंकि अगला जीवन है, तो अगला जीवन उसको मिलेगा। इसी भावना से लोग जब कोई मर जाता था तो उसके कब्र में, उसके ब्यूरियल में लोग क्या करते थे कि वहां पर आपको कुछ सामान रखते थे। ठीक है ना। एक यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा भी दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं आपको समझा देना चाहता हूं। एक सेकेंड, थोड़ा बैक पेज पर आ रहा हूं। देखिए, ये है कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या है? सामान रखा गया है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है।
एक ऐसा मेहरगढ़ में कब्र मिला है जिसमें एक बकरी को, एक गोट को भी उसके साथ दफन कर दिया गया। संभवतः इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये माना जाता है कि मृतक हो सकता है कि बकरी का दूध पीता हो गया, बकरी का मांस खाता होगा, तो उसको अगले जीवन में ही मिलेगा, इसलिए एक बकरी को भी दफन किया गया है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ का एक कब्र मिला है। देखिए ये कब्र है, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो देख लीजिए, बुक में देख लीजिए, कब्र मिला है। और उस कब्र में क्या है कि इसमें देखिए मृतक है, और यहाँ देखिए बकरी का भी यहाँ पर कंकाल मिला है। कैसे पता चलता है कि बकरी है? तो उसका स्केलेटन मिला हुआ है। ठीक है, ये मिला हुआ है। अब ये चैप्टर जो है ये समाप्त हो गया, और अगला चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, और ये बहुत आपके काम का वीडियो है। और आप अगर जिस क्लास में है उसका तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी परीक्षा हो, आईएएस जैसा, यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज, या एसएससी, या कोई भी क्लर्किकल छोटा एग्जाम हो, बड़ा, सभी में ये एनसीईआरटी एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। और इसके पढ़े बिना सफलता पाना असंभव है, कठिन ही नहीं असंभव है। इसलिए इसको आप पढ़िए, और ये पूरी 12th क्लास तक हम पढ़ाएंगे, तो आप इसको पढ़ते रहिए। और अभी तक अगर आप डॉक्टर एके ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कर लीजिए, इससे आपका लाभ होगा। साथ ही साथ इसे आप शेयर भी कीजिए, इससे आपके दोस्तों का भी लाभ होगा। और आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाई आपको पसंद आई रही है तो आप इसको लाइक भी कीजिए। कोई बात हो तो उसको कमेंट सेक्शन में उसे लिख डालिए। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।